नमस्कार और गंगा एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको विधिक क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान, विधि से जुड़े हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य तथा विधिक इतिहास से संबंधित सामग्री सरल और व्यवस्थित रूप में उपलब्ध होगी। आज के इस वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट केस लॉ हम डिकोड करने वाले हैं, दैट इज हर्षद मेहता स्कैम। ये क्रिमिनोलॉजी एंड वाइट कॉलर क्राइम पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट केस लॉ है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू गंगा एजुकेशन। आज हम एक बहुत ही जबरदस्त और लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को उठाने वाले हैं, राम नारायण पॉपली वर्सेस सीबीआई। एग्जाम के लिए ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सीधा उस फेमस 1992 हर्षद मेहता सिक्योरिटी स्कैम से जुड़ा हुआ है। तो इस एक्सप्लेनर में ना हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के उन कोर कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करेंगे जो जुडिशरी, सीएलआर, पीजी और एलएलबी एग्जाम्स में बार बार टेस्ट किए जाते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से देख लेते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम स्टार्ट करेंगे केस के फैक्ट से, फिर लीगल इश्यूज और आर्ग्यूमेंट्स पर आएंगे। उसके बाद हम एविडेंस और सुप्रीम कोर्ट की रीजनिंग को समझेंगे, देन फाइनल जजमेंट और की प्रिंसिपल्स, और लास्ट में प्रोफेसर मोड में आकर क्रिटिकल एनालिसिस और कुछ एग्जाम फोकस्ड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। सो मूविंग टू पार्ट 1, केस इंट्रो एंड फैक्ट्स। ये पूरी स्टोरी है मारुति उद्योग और हर्षद मेहता स्कैम की। अब ध्यान दीजिए इस टाइमलाइन पर, यह समझना बहुत जरूरी है। जनवरी 1991 की बात है। मारुति उद्योग लिमिटेड यानी MUL, जो एक गवर्नमेंट कंपनी थी, उनके पास कुछ सरप्लस फंड्स थे। इन्हें PSU बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना था। लेकिन रियलिटी में क्या हुआ? मार्च से मई 1991 के बीच ये फंड्स UCO बैंक और ग्रीनलाइज बैंक के चैनल्स को यूज करके ब्रोकर हर्षद मेहता, जिसे इस केस में अक्यूज नंबर 5 या A5 कहा गया है, उसके पर्सनल अकाउंट में इल्लीगली साइफन ऑफ हो गए। सीबीआई ने लेटर ऑन अक्टूबर 1992 में लगभग 38 करोड़ रुपीस के इस इल्लीगल डाइवर्जन को अनकवर किया। 38 करोड़ बैक इन 1991 वाज अ मैसिव अमाउंट। आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 पर, लीगल इश्यूज एंड आर्ग्यूमेंट्स, द बैटल इन द सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए, ये सेक्शंस एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, सो प्लीज इन्हें ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए। खास करके आईपीसी सेक्शंस 120B जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का है और 409 जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट का है। यहाँ MU के ऑफिशियल्स और बैंक एम्प्लॉइज बेसिकली पब्लिक सर्वेंट्स की कैपेसिटी में एक्ट कर रहे थे, इसलिए उन पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का सेक्शन 13(1)(c) और आईपीसी सेक्शन 409 के अंदर हैवी चार्जेस लगाए गए थे। साथ ही फौजरी के लिए 467, 468 और 471 भी इन्वोक किए गए। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने फंडामेंटली ये दो मेन लीगल क्वेश्चंस थे जो इस पूरे केस का फाउंडेशन सेट करते हैं। पहला, क्या सच में अक्यूज्ड के बीच मल फंड साइफन ऑफ करने की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी? और सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगर अक्यूज्ड ने लिया हुआ पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस कर दिया है तो क्या उनका क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का क्राइम टोटली इरेज हो जाता है? दोनों साइड्स ने काफी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स दिए। प्रोसिक्यूशन ने स्ट्रिक्टली कहा कि ये क्लियर कट पब्लिक मनी का फ्रॉड है। उनका मेन पॉइंट था कि ये पूरा ट्रांजैक्शन एक सब्टरफ्यूज यानी एक बड़ा छल था, जिसमें फोर्ज्ड बैंक रिसीट्स यूज करके पैसा क्वाइटली A5 को ट्रांसफर किया गया। दूसरी तरफ डिफेंस का आर्ग्यूमेंट टोटली डिफरेंट था। उन्होंने डिफेंड किया कि ये बस जेन्युइन शॉर्ट टर्म लोन्स थे। उनका क्लेम था कि देखो, लोन तो हाई इंटरेस्ट के साथ वापस कर दिया गया था, तो MUL को अल्टीमेटली कोई फाइनेंशियल लॉस तो हुआ ही नहीं, सो फ्रॉड कहां से हुआ? अब आते हैं हमारे थर्ड और सबसे क्रूशियल सेगमेंट पर, एविडेंस एंड कोर्ट रीजनिंग। यहां हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने एविडेंस को कैसे वैल्यूएट किया। ये कंसेप्ट याद रखना दोस्तों, डायरेक्ट वर्सेस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। इस केस में कोर्ट ने सर्कमस्टेंशियल चेन ऑफ इवेंट्स पर बहुत ज्यादा फोकस किया टू प्रूव द कंस्पिरेसी। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट एविडेंस एक्चुअली काफी वीक था। डायरेक्ट एविडेंस में एक अप्रूवर था PW23, जिसकी टेस्टिमनी को डिफेंस ने स्ट्रांगली चैलेंज किया था। लेकिन जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस था वो बहुत सॉलिड था, जैसे कि बैंक लेटर्स का जेन्युइनली बैंक के बाहर टाइप होना, चेक्स का बहुत ही अनयूजुअल तरीके से राउट होना और स्टैंडर्ड बैंकिंग प्रोसीजर्स को ब्लेटेंटली बाईपास करना। ये सब कुछ एक पैटर्न शो कर रहा था। कोर्ट ने यहाँ एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ऑब्जर्व किया कि इन मल्टीपल इलीगल एक्ट्स की चेन एक्चुअली एक मीटिंग ऑफ माइंड्स को प्रूव करती है, विच इज लिटरली द कोर ऑफ सेक्शन 120B। उन्होंने कहा कि भले ही डायरेक्ट रिटन एग्रीमेंट ना हो, लेकिन जब मल्टीपल लोग एक पैटर्न में स्टैंडर्ड बैंकिंग प्रैक्टिसेस को इग्नोर करते हैं सिर्फ एक पर्सन यानी A5 को फेवर करने के लिए, और फोर्ज्ड बैंक रिसीट्स यूज करते हैं बिना एक्चुअल UTI यूनिट्स के, तो इट फॉर्म्स अ कंक्लूसिव चेन ऑफ गिल्ट।
और जहां तक उस डिफेंस आर्ग्यूमेंट की बात है कि पैसे रिटर्न करने से क्राइम खत्म हो जाता है, कोर्ट ने इस लॉजिक को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कैटेगोरिकली होल्ड किया कि रीपेमेंट ऑफ मिसएप्रोप्रिएटेड फंड्स इज जस्ट अ फैक्ट ऑफ अ सेंटेंसिंग। ये आपकी इनोसेंस प्रूव करने का ग्राउंड बिल्कुल नहीं है। बाय द वे, अगर आपको ऐसे ही केस लॉज और लीगल कॉन्सेप्ट सिंप्लीफाइड चाहिए तो गंगा एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू पार्ट 4, जजमेंट एंड की प्रिंसिपल्स। देखते हैं फाइनल वर्डिक्ट क्या रहा। तो ये केस हमें एक बहुत बढ़िया प्रिंसिपल देता है, क्रिमिनल कंस्पिरेसी यानी सेक्शन 120B के बारे में। प्रिंसिपल ये है कि कॉन्स्पिरेसी के लिए हमेशा डायरेक्ट प्रूफ जरूरी नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने रीआइटरेट किया कि ऐसी कॉन्स्पिरेसीज जनरली बंद दरवाजों के पीछे छुपके होती हैं, इसलिए एक्ट्स और सर्कमस्टांसेस के थ्रू बाय नेसेसरी इम्प्लीकेशन एक इलीगल अग्रीमेंट इन्फर किया जा सकता है। दूसरा की प्रिंसिपल जो हमें मिलता है वो सेक्शन 409 से रिलेटेड है। ये डॉक्ट्रिन क्लियर करता है कि टेम्पररी मिसअप्रोप्रिएशन भी उतना ही सीरियस ऑफेंस है। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अपने इंटरेस्टेड पब्लिक फंड्स को टेम्पररी प्राइवेट यूज के लिए भी कन्वर्ट करता है, इवन फॉर अ शॉर्ट टाइम, और बाद में पैसा वापस भी कर दे, देन द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इज ऑलरेडी कंप्लीट। पैसा वापस आना क्राइम को अंडू नहीं करता। तो फाइनल डिसीजन में क्या हुआ? मेजॉरिटी बेंच ने A1 जो मूल के थे, A3 यूको बैंक से और A5 यानी हमारे ब्रोकर हर्षद मेहता को कन्विक्ट कर दिया। पर एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये था कि उनके सेंटेंसेस को रिड्यूस करके पीरियड ऑलरेडी अंडरगॉन कर दिया गया। मेन रीजन बीइंग द रीपेमेंट ऑफ फंड्स, और क्योंकि ट्रायल में काफी साल बीत चुके थे। A4 जो ग्रिंडलेस बैंक का एम्प्लॉय था, उसे मेजॉरिटी ने अक्विट कर दिया क्योंकि उसके खिलाफ इलीगल क्रेडिटिंग का कोई स्पेसिफिक और कंक्लूसिव डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला। इस जजमेंट का इम्पैक्ट इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री में बहुत मैसिव था। इसने फर्मली स्टैब्लिश कर दिया कि पब्लिक फंड्स हैंडल करने वाले पब्लिक सर्वेंट्स की स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी होगी। इसने व्हाइट कॉलर क्राइम्स में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के लिमिट्स और एडमिसिबिलिटी को परफेक्टली क्लैरिफाई कर दिया। और ऑफ कोर्स इस केस ने 1991 के टाइम पर बैंकिंग प्रैक्टिसेस के अंदर मौजूद मैसिव रेगुलेटरी गैप्स और लूप होल्स को पूरी दुनिया के सामने हाईलाइट किया। Now for the fun part. Chapter 5, Critical Analysis and MCQs. Let's do some quick exam revision. अब आते हैं प्रोफेसर मोड में। अगर हम इस जजमेंट को क्रिटिकली एनालाइज करें तो इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है सेक्शन 409 की स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन। इसने क्लियरली टेम्पररी फ्रॉड को डिटर किया है, लेकिन इसका एक स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म भी है। जस्टिस शाह का एक डिसेंट था। उन्हें लगा कि कॉन्स्पिरेसी का चार्ज मेनली एक अनकॉरोबोरेटेड अप्रूवर टेस्टिमनी पर बेस था जो सेफ नहीं है। सो हियर इज एन एग्जाम टिप फॉर यू। हमेशा अपने सब्जेक्टिव आंसर्स में मेजॉरिटी और डिसेंटिंग व्यूज दोनों को कंट्रास्ट करें। इट रियली बूस्ट्स योर मार्क्स। चलिए अब चेक करते हैं कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। ये रहा पहला MCQ। Under Section 409 IPC, does the subsequent repayment of misappropriated funds absolve the accused of criminal liability? सोचकर बताइए। ऑप्शंस हैं आपके पास। A, yes, it cancels dishonest intention. B, no, temporary misappropriation is still an offense. C, yes, but only for public servants. और D, no, but it changes the charge to cheating. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन B। जैसा हमने अभी डिस्कस किया, टेम्पररी मिसअप्रोप्रिएशन तब भी एक क्राइम है। रीपेमेंट सिर्फ और सिर्फ सेंटेंसिंग की ड्यूरेशन कम करने में मदद कर सकता है, आपको कंप्लीटली एब्सॉल्व नहीं करता। ऑसम। अब एक प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन ट्राई करते हैं जो आपको आपके अपकमिंग जुडिशरी एग्जाम्स में डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट इन राम नारायण पॉपली वर्सेस CBI, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अंडर सेक्शन 120B प्राइमरीली कैसे प्रूव की जा सकती है जब डायरेक्ट एविडेंस जनरली वीक हो। Take a look at the options. A. Written contracts between parties. B. Confession of a co-accused only. C. Inferences drawn from a chain of circumstantial acts. या फिर D. It cannot be proved without direct eyewitnesses. अगर आपने ध्यान से सुना है तो आपको पता होगा the correct answer is C. Inferences drawn from a chain of circumstantial acts. Conspiracy चोरी छुपे होती है तो strong circumstantial chain ही meeting of minds को प्रूव करने के लिए काफी है। और ये रहा आपका मेंस का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन। Critically analyze the threshold of circumstantial evidence required to establish criminal conspiracy as laid down in Ram Narayan Popli v. CBI. ये ओपन-एंडेड क्वेश्चन आपकी डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए है। आई हाईली रेकमेंड आप इसे अटेम्प्ट करें और मेजॉरिटी वर्सेस डिसेंटिंग व्यूज को जरूर हाईलाइट करना। इस बार जरूर सोचिए दोस्तों, क्या टेम्पररी मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड्स को हमेशा इतनी स्ट्रिक्ट सजा मिलनी चाहिए, भले ही एंड में पैसा विद हेवी इंटरेस्ट सेफली वापस आ जाए? व्हाट डू यू गाइस थिंक? लेट मी नो योर थॉट्स डाउन इन द कमेंट्स।
लाइक, शेयर और गंगा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ लॉ समझाया जाता है। इस सत्र को देखने के लिए धन्यवाद। यदि यह व्याख्यान आपको उपयोगी लगा है तो कृपया लाइक, शेयर और गंगा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण विधि व्याख्यानों के लिए जुड़े रहें।